हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे, जिसके पहले हम फर्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें कहता है कि ये कब इन्फोर्स हुआ 1 सितंबर 1872 को। फिर इसकी डेफिनेशन क्लॉज पे आ जाते हैं, जिसमें ये बता रहा है कि प्रपोज़ल क्या होता है। 2A के अंदर यानी कि प्रपोज़ल एक ऑफ़र होता है जिसमें वन पर्सन सिग्निफाइज टू हिज विलिंगनेस टू अदर, यानी कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को बता रहा है कि टू डू, कि कुछ चीज़ करो, और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ चीज़ मत करो, ठीक है, विथ व्यू टू ऑब्टेन with view to obtain the essence of that person to search act or abstain he is said to make proposal। वो जो अपनी जो एग्री होगा कि वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, जो अपनी एसेंट देगा उस चीज़ के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि उसने एक प्रपोज़ल किया है, उसने एक ऑफ़र की है किसी दूसरे पर्सन को। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। एक पर्सन है अपना प्रपोज़ल बना रहा है दूसरे पर्सन को कि वो अपनी कंसर्न दे, ठीक है, एग्री हो जाए। और जब वो अगर उस बात के ऊपर एग्री हो जाए, तब प्रपोज़ल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड, और उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले तो हम बोलेंगे कि एक प्रॉमिस हो गया। यानी कि ये जो प्रपोज़ल थी, ये जो ऑफ़र था, इसको जब एक्सेप्ट किया है दूसरे पर्सन ने कि वो या ये काम करेगा या वो ये काम नहीं करेगा, तो वो क्या बन गया, उसने एक प्रॉमिस कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2C के अंदर प्रोमिज़र और प्रोमिज़ी की डेफिनेशंस दी हुई है कि प्रोमिज़र कौन होता है, वो पर्सन जो कि एक प्रपोज़ल बनाता है, ठीक है, द पर्सन हु मेकिंग द प्रपोज़ल। और प्रोमिज़ी कौन होता है, पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोज़ल, वो पर्सन जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोज़ल को। फिर सेक्शन 8 के अंदर देख लेते हैं कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि प्रपोज़ल के बारे में उसमें बताया हुआ है कि या तो एक्सप्रेस में होगा या इम्प्लाइड फॉर्म में होगा, यानी कि एक्सप्रेस इन वर्ड्स होगा या अदर देन वर्ड्स हो, ठीक है, यानी कि अपने कंडक्ट वगैरह से हो, तो हम ये कहेंगे कि एक्सप्रेस ये इम्प्लाइड फॉर्म में उसने प्रॉमिस किया है। फिर 2E के अंदर जो है डेफिनेशन दी हुई है एग्रीमेंट की, जिसमें कहता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। कोई भी प्रॉमिस हो सकता है या सेट ऑफ प्रोमिस, यानी कि 2-3 प्रोमिस भी हो सकते हैं, 2 प्रोमिस भी हो सकते हैं। फॉर सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिड्रेशन फॉर ईच अदर, यानी कि दोनों पार्टीज़ जो है प्रॉमिस कर रही है और कंसिड्रेशन दे रही है किसी चीज़ उस एग्रीमेंट के लिए, तो हम बोलेंगे इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है। कंसिड्रेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाए तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट है ये। फिर रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है, 2F के अंदर बताया हुआ है कि प्रोमिस विच फॉर्म कंसिड्रेशन और पार्ट ऑफ द कंसिड्रेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिस, ठीक है। रेसिप्रोकल उल्टा प्रोमिस, यानी कि ये दोनों पार्टीज़ जो है प्रोमिस करती हैं कि वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन में देंगी, ठीक है, तो वो हम बोलेंगे कि इन्होंने एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है। 2G के अंदर देख लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो उसको वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट है इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है और दूसरी पार्टी के ऑप्शन के ऊपर जो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, तो उसको हम वॉइडेबल कहेंगे। यानी कि एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करी है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर दी, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एग्रीमेंट सीज टू इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, जो वो एग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो उसको हम वॉइड कहेंगे, यानी कि सरासर वो जो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। इसमें ऑप्शन की बात आ गई थी तो वॉइडेबल था, यहाँ पर सीज टू इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। फिर नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं सेक्शन 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से जो है अक्सर MCQs में भी क्वेश्चंस आते हैं और जुडिशरी के पेपर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेते हैं इसको, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि
हाउ मेड, कि वो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या प्रपोजल है या जो है उनकी रेवोकेशन है वो कैसे होगी। तो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज़ टू बी मेड बाय एन एक्ट और एन ओमिशन ऑफ द पार्टी इन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म, यानी कि या तो वर्ड्स के फॉर्म में होगी या कंडक्ट के ज़रिए होगी। यानी कि एक पार्टी जो है उसको कोई काम करने का ऑफ़र कराए, दूसरी पार्टी उस काम को कर ले बगैर मुंह से बोले, तो उसने हम यही समझेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। या एक पार्टी जो है ऑफ़र कर रहा है कि तुम ये काम करो और दूसरा पार्टी जो है उसको नहीं करता और वो टाइम एक्सपायर हो जाता है जिस टाइम में उसको कहा गया था कि ये काम करो, तो हम बोलेंगे कि ये जो ये क्या हो गया, ये एक रेवोकेशन हो गई है, उस चीज़ की इम्प्लाइड फॉर्म में हो गई है। मुंह से भी बोल सकता है या कंडक्ट से भी बता सकता है। सेक्शन 4 के अंदर आ जाते हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की या रेवोकेशन की कब कंप्लीट होगी। सबसे पहले है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि एक प्रपोजल प्रोमिसर जो है वो एक प्रपोजल करता है, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू वूम इट इज़ मेड, यानी कि प्रोमिसी की नॉलेज में आ गया तो हम समझेंगे कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। जहाँ पर आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगी, अगेंस्ट प्रोमिसर व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम, यानी कि प्रोमिसर क्या कर रहा है, उसने एक मतलब कि प्रपोजल किया है और वो क्या और दूसरी पार्टी ने उसको क्या कर दिया, यानी कि उसकी नॉलेज में या वो जो एक्ट कर रहा है, कोई लेटर वगैरह भेज रहा है, तो वो यानी कि वो यही समझा जाएगा, प्रपोजल यही समझेगा कि ये जो है उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है। फिर अगेंस्ट एक्सेप्टर्स जो है अगर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर की नॉलेज में आ जाए कि एक्सेप्टर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन देख लेते हैं, अगेंस्ट पर्सन हु मेक इट, यानी कि यहाँ पर प्रॉमिसर की बात कर रहा है कि पुट इन कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, यानी कि रेवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, यानी कि जो है जो जिस पर्सन ने प्रॉमिस किया है उसी के बिहाल पे के उसको एक लेटर के ज़रिए पहुंचाया जाए कि वो रिवोक करना चाह रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या टू वूम इट इज़ मेड, यहाँ पर एक्सेप्टर की बात कर रहा है कि उसकी नॉलेज में आ जाए कि प्रॉमिसर ने उसको जो प्रॉमिस किया था और वो अभी वो नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर जो है ये समझा जाएगा कि उस कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन हो गई है। इसको एग्जाम्पल से डिटेल से समझ लेते हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। फिर ए बी को एक लेटर लिखता है कि वो अपना हाउस सेल करना चाह रहा है बी को। बी जैसे ही लेटर रिसीव करता है तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो गई है। यहाँ पर बी क्या करता है, एक्सेप्ट ए, बी एक्सेप्ट ए लेटर, ठीक है, बी ने जो है लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो लेटर एक्सेप्ट करने के बाद बी उस लेटर को दोबारा पोस्ट करता है, बाय पोस्ट भेजता है, और वो उसमें ये करता है कि वो उसका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि एक्सेप्टेंस हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। फिर थर्ड में आ जाता है कि ए जो है रिवोक प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ए अपना प्रपोजल जो यानी कि अपना लेटर उसने भेज दिया था, लेकिन बाय टेलीग्राम वो ये कह रहा है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, इसको रिवोक करना चाह रहा है, वो अभी घर नहीं भेजना चाह रहा। तो टेलीग्राम के ज़रिए वो लेटर पहुँचने से पहले अगर टेलीग्राम के ज़रिए उसको ये चीज़ पहुँच जाए तो यही समझा जाएगा कि यहाँ पर क्या कि प्रॉमिसर ने अपनी जो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कर दी है। फिर बी रिवोक्स ए एक्सेप्टेंस, यहाँ पर बी के पास भी ये है कि वो बाय लेटर या टेलीग्राम के ज़रिए या बाय लेटर के ज़रिए ए को भेजे कि वो जो कि वो घर भेजना चाह रहा है वो उससे नहीं ख़रीदना चाह रहा, तो यहाँ पर ये होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन हो गई है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में कहता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि कब होगा, टाइम के बारे में बताया हुआ है कि प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल कब रिवोक होगा, किसी भी टाइम के ऊपर जब तक वो उसकी एक्सेप्टेंस ना हो जाए, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड
यानी कि किसी भी टाइम के ऊपर जब अगर एक्सेप्टर जो है अगर वो ये कहे कि वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो लेटर अगर प्रॉमिसर को नहीं मिला, ठीक है, प्रपोज़ल करने वाले को नहीं मिला, तो और उससे पहले ही वो ये कम्युनिकेट कर ले कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा ये, और कम्युनिकेशन उसको मिली ही नहीं है, तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस रिवोक हो गई है अगेंस्ट एक्सेप्टर्स, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कब कंप्लीट होगी कि ए बी को एक लेटर सेंड करता है, और बी जो है मतलब एक लेटर सेंड करता है, यही बताता है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ। बी उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है और सेंड बैक लेटर टू ए, और दोबारा लेटर ए को भेजता है कि उसको उसका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है। तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ द ऑफ़र, यानी कि ऑफ़र जो है, प्रॉमिसर जो है, अगर वो जो है वो करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा। ए लेटर लिखता है बी को, जहाँ पर यानी कि वो ये लेटर लिख के ये बता रहा है कि वो अपना घर बेच रहा है, और तुम ये घर मुझसे ख़रीद लो। बी को लेटर मिलने से पहले ही क्या हो कि ए जो है एक और लेटर भेज देता है, और वो उस लेटर से पहले ही पहुंच जाता है, और वो उसमें ये बताता है कि वो जो है वो ये घर बेचना नहीं चाह रहा अब। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये समझा जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर की साइड से हो गई है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस की जो उसने एक्सेप्ट कर लिया है उसकी रेवोकेशन कैसे वो करेगा, ठीक है। उसमें कहता है कि ए ने लेटर लिखा बी को, और बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने रिवोक कर दिया, वो टाइम पीरियड गुजर गया, ठीक है। तो यही समझा जाएगा कि उसने वो एक्सेप्टेंस नहीं की, एक्सेप्टेंस रुक गई, या उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसके एक्सेप्टेंस लेटर्स ए को पहुंचने से पहले ही उसने एक और लेटर ए को लिखा जिसमें उसने ये कहा कि वो ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहता उसके साथ। तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई है। सेक्शन 6 के अंदर आ जाते हैं कि कम्युनिकेशन हाउ मेड, कम्युनिकेशन कैसे क्यों की जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, यानी कि बाय नोटिस जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। फिर सेकंड जो पॉइंट है बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम पीरियड बताया गया था कि इस टाइम के अंदर जो है तुमने ये प्रॉमिस एक्सेप्ट करना है, और वो टाइम पीरियड गुजर गया, ठीक है, एक्सेप्टर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर भी समझा जाएगा कि वो रिवोक हो गया है। फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन, कुछ कंडीशंस बताई हुई हो एग्रीमेंट के अंदर कि ये कंडीशन जो है एक्सेप्टर ने करनी है और उसने वो कंडीशंस नहीं की, तो इसको भी समझा जाएगा कि रेवोकेशन हो गई है। बाय डेथ और इंसैनिटी, यानी कि या तो एक प्रपोजल की या एक्सेप्टर की जो है डेथ हो गई, या अचानक वो पागल हो गया, ठीक है, तो उसको भी यही समझा जाएगा कि ये रिवोक हो गया। फिर सेक्शन 11 और 12 कैपेसिटीज ऑफ पार्टी से डील करता है कि जो पार्टीज़ जो है एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, और नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हो। सेक्शन 11 के अंदर कहता है। सेक्शन 12 के अंदर कहता है कि अगर वो अनसाउंड माइंड है लेकिन दरमियान में वो साउंड माइंड आ जाता है, कुछ स्टेट में वो साउंड माइंड में आ जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई अनसाउंड माइंड है और उसके कुछ स्टेट के अंदर वो जो है अनसाउंड होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनकेपेबल है, ठीक है। फिर सेक्शन 10 के अंदर आ जाते हैं व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो एग्रीमेंट जो कि फ्री कंसर्न के अंदर बनाए हुए हो, और वो पार्टीज़ जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल कंसिड्रेशन हो, यानी कि एक पार्टी जो है वो पैसे दे, दूसरी पार्टी उसको गुड्स प्रोवाइड करे, तो ये क्या होगा, ये लॉफुल कंसिड्रेशन हो गया, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जो कि उनके दरमियान में जो एग्रीमेंट बन रहा हो वो लॉफुल हो, यानी कि शराब वगैरह से ना हो, यानी कि जो चीज़ फॉरबिडन की हुई है उससे ना हो, और वो लॉफुल हो, एंड नॉट वॉइड, और उसको वॉइड ना हो, ठीक है। उसको अवॉइड क्या होता है, जिसको जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ ही ना हो कोई एग्रीमेंट, उसको वॉइड कहते हैं। वो एग्रीमेंट वॉइड ना हो, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। ये एसेंशियल्स हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंसिड्रेशन।
जो कि हम पीछे छोड़ चुके थे, ये डिटेल से पढ़ेंगे। कंसिडरेशन 2D के अंदर है कि वन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstains from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstains फ्रॉम डूइंग, यानी कि कोई प्रोमिसर या प्रोमिसी या कोई और पर्सन अगर वो ये चाहे कि कोई काम हो चुका है, कोई काम करेगा, कर रहा है, कोई काम करेगा फ्यूचर में, कोई प्रॉमिस बनाया जा रहा है या वो नहीं करेगा, कोई काम कर लिया था या उससे उसको रोका गया था, या कोई काम कर रहा है या उसको रोका गया है, या कोई प्रॉमिस फ्यूचर के लिए बनाया हुआ है कि वो ये काम करेगा या वो ये काम नहीं करेगा, ये फ्यूचर कंसिड्रेशन में आ जाता है। इट मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर कंसिड्रेशन होगी, ठीक है, टू बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी पर्सन, प्रोमिसी को कंसिड्रेशन दी जाएगी या किसी भी पर्सन को, यानी कि उसका एजेंट हो गया, मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की फॉर्म में होगा, मे बी ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ अमाउंट होनी चाहिए। क्विड प्रो क्यू यानी कि समथिंग फॉर समथिंग, ये मैग्ज़म इससे डील करता है।